हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं कोसी की आस। और एक बार फिर से हम लोग जुड़े हैं आरआरबी जनरल नॉलेज के सवालों को हल करने के पर्पज़ से। यूथ कंपटीशन टाइम्स का जो हम लोग सवाल सॉल्व कर रहे हैं, 15,210 क्वेश्चंस जो है इसमें जनरल नॉलेज में, उस बुक को हम लोग कर रहे हैं इस वीडियो की सीरीज़ के माध्यम से। इसमें हिस्ट्री में हम लोगों ने एंशिएंट पढ़ लिया है, मीडिएवल पढ़ लिया है, और मॉडर्न का भी काफ़ी सारा चैप्टर कर लिया है हम लोगों ने। आज से हम लोग रॉलेट एक्ट, क्रांतिकारी आंदोलन तक हम लोगों ने कर लिया था कल। रॉलेट एक्ट वाला से आगे पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, आप लोगों से अनुरोध कि जुड़े रहिए इसी तरह से, और कोशिश करिए कि जितना सारा हम लोगों ने पढ़ लिया है उसको आप जब भी फ्री हैं हेडफोन लगा के सुन सकते हैं, वीडियो प्ले करके देख सकते हैं, जो आपको कंफर्टेबल फील हो आप सुनिए। और आप सिर्फ सुन लेंगे या देख लेंगे तो आपका रेलवे से संबंधित जितने सारे एग्ज़ाम हैं उसमें जीएस का सवाल नहीं छूटेगा। चलिए तब स्टार्ट करते हैं हम लोग। रॉलेट एक्ट। महात्मा गांधी ने रॉलेट सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया था? 1919 में हुआ था रॉलेट सत्याग्रह, महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। बोलता है कि भारत में बढ़ती क्रांतिकारी घटनाओं और विरोध प्रदर्शन को दबाने के लिए, देखिए स्वतंत्रता आंदोलन जैसे जैसे मतलब तेजी की ओर बढ़ रहा था, स्वतंत्रता आंदोलन लोगों की भागीदारी बढ़ रही थी, क्रांतिकारी घटना ज़्यादा हो रहा था, विरोध प्रदर्शन ज़्यादा हो रहा था, तो इसको दबाने के उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार ने सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में अराजक और क्रांतिकारी अपराध नियम 1919 पारित कर दिया। मतलब क्या हुआ, क्रांतिकारी घटना, विरोध प्रदर्शन, इन सब को रोकने के लिए सेडिशन कमेटी एक बनाया था ब्रिटिश सरकार ने, और उसकी सिफारिश पर रॉलेट की अध्यक्षता में अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919 पारित कर दिया गया। इसे ही रॉलेट एक्ट का नाम भी दिया गया। इस कानून के जरिए राजनीतिक कैदियों को बिना किसी मुकदमे के अनिश्चित काल तक हिरासत में रखने की अनुमति दे दी गई। अतः इस कानून का विरोध करने के लिए महात्मा गांधी ने 6 अप्रैल 1919 को रॉलेट सत्याग्रह शुरू किया था। 1919 में ही पारित हुआ और 6 अप्रैल को इस कानून का विरोध करते हुए महात्मा गांधी ने 6 अप्रैल 1919 को रॉलेट सत्याग्रह शुरू किया था। इसको मैच करना है कि निम्न को सुमेलित कीजिए घटनाएं और उसका समय के बारे में। तो जैसे देखिए इसमें क्या है, साइमन कमीशन कब भारत आया? साइमन कमीशन जो है 1928 में भारत आए थे। और उसके बाद क्रिप्स मिशन का भारत आना कब हुआ था? क्रिप्स मिशन का भारत आना 1942 ईस्वी में हुआ था। जलियांवाला हत्याकांड या संहार कब हुआ? 1919 ईस्वी में। और चोरा चोरी कांड जो था 1922 ईस्वी में। ये हमारा सी वाला ऑप्शन सही है, साइमन कमीशन। साइमन कमीशन भारत आया 1928 में, क्रिप्स मिशन भारत आया 42 में, जलियांवाला नरसंहार हुआ 1919 में, चोरा चोरी कांड जो है 1922 ईस्वी में। रॉलेट एक्ट 1919 में निम्न में से किसे शामिल किया गया था? इसमें जो है भारतीयों पर खुली गोलीबारी और 4 लाठीचार्ज भारी आरोपित, ये वाला जो है आपका सुनवाई के बिना अनिश्चितकालीन हड़ताल एवं प्रेस की सेंसरशिप, यही मेन उद्देश्य था विरोध प्रदर्शन को रोकना। तो बिना सुनवाई के बिना अनिश्चितकालीन हिरासत एवं प्रेस की सेंसरशिप। रॉलेट एक्ट 8 मार्च 1919 को लागू किया गया था। इस अधिनियम ने सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को दबाने के लिए अधिकार प्रदान किए और 2 साल तक बिना किसी मुकदमे के राजनीतिक कैदियों को हिरासत में रखने की अनुमति दे दी। ब्रिटिश सरकार विरोधी किसी भी सामग्री का संग्रहण, प्रकाशन व वितरण गैर कानूनी घोषित कर दिया गया इस रॉलेट एक्ट के तहत। अब अगला है, न दलील, न वकील, न अपील। टिप्पणी इनमें से किससे संबंधित है? रॉलेट एक्ट से संबंधित है। महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह किस वर्ष प्रारंभ किया था? 1919 में ही प्रारंभ किया। 1919 में ही रॉलेट एक्ट आया भी था।
महात्मा गांधी ने किस अधिनियम के विरोध में लोगों को से 6 अप्रैल 1919 को एक दिन के लिए अहिंसक विरोध करने का दर्शाने को कहा था? रॉलेट एक्ट के विरुद्ध। फरवरी 1919 में सत्याग्रह सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा। सत्याग्रह सभा की स्थापना मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा 1919 ईस्वी में फरवरी में किया गया था। गांधी जी ने किस एक्ट या अधिनियम का लड़ने के खिलाफ लड़ने और सत्याग्रह शुरू करने का फैसला किया था? वही रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी में। रॉलेट एक्ट डैश में पारित किया गया? 1919 में पारित किया गया था। रॉलेट एक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक उपाय अपनाया गया था? खादी पहनने पर प्रतिबंध, विदेशी सामान खरीदने के लिए विवश किया जाना, मुकदमे के बिना कारावास, विदेश यात्रा पर प्रतिबंध। यही सी नंबर है। रॉलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया? 1919 में। ब्रिटिश सरकार ने कुख्यात रॉलेट अधिनियम कब पारित किया था? इस अधिनियम में बिना मुकदमे के राजनीतिक नजरबंदी की अनुमति दी गई थी 1919 ईस्वी। जलियांवाला बाग हत्याकांड। 1919 में जलियांवाला बाग की घटना की जांच के लिए भारत सरकार द्वारा किस आयोग का गठन किया गया था? हंटर कमेटी। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उसको भारत सरकार द्वारा किस आयोग का गठन किया गया था? हंटर कमेटी का। भारत सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु 1 अक्टूबर 1919 को लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की थी। ये कमेटी में 8 सदस्य थे, जिनमें से 5 अंग्रेज और 3 भारतीय थे। जलियांवाला बाग की घटना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? जलियांवाला बाग की घटना चौरा चौरी घटना के बाद हुई थी, यही गलत है, क्योंकि ये जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी में हुआ था, जबकि चौरा चौरी वाला कांड जो है 1922 ईस्वी में हुआ था। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश नीति के ने लोगों को जलियांवाला बाग अमृतसर में एकत्र होने के लिए विवश किया था? तो उनको जो विवश किया था वो है आपका रॉलेट अधिनियम। रॉलेट अधिनियम में जो बिना अपील न सुनवाई सीधे जो है बंदी बनाया जा रहा था, उस वजह से सभी लोग जलियांवाला बाग में एकत्रित हुए थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड में से किस शहर में हुआ था? ये अमृतसर शहर में हुआ था। गांधी जी का डैश के खिलाफ अभियान प्रेस पर ब्रिटिश सेंसरशिप और पेशी के बिना नजरबंदी के जवाब में था, रॉलेट एक्ट के। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने किस सम्मान को लौटा दिया था? केसर-ए हिंद जो सम्मान उनको मिला था जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में, गांधी जी ने उसे लौटा दिया था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने डैश की वजह से अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी जलियांवाला बाग हत्याकांड की वजह से। जलियांवाला बाग नरसंहार जो है कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। जलियांवाला बाग नरसंहार की स्थिति को 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए समिति का गठन किया था, हंटर समिति। हंटर समिति का गठन किया था जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने 1919 ईस्वी में। जलियांवाला बाग नरसंहार किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? चेम्सफोर्ड के काल में। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वायसराय के काल में हुआ? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में। जलियांवाला बाग हत्याकांड डैश के विरोध का प्रत्यक्ष परिणाम था, रॉलेट अधिनियम के। जलियांवाला बाग हत्याकांड में अहम भूमिका के कारण माइकल फ्रांसिस ओ डायर की हत्या किसने की थी? माइकल फ्रांसिस ओ डायर की हत्या जो है वो उधम सिंह ने की थी, उधम सिंह ने की थी। जलियांवाला बाग नरसंहार का बदला लेने के लिए लंदन में जनरल ओ डायर को किसने मारा? सरदार उधम सिंह ने। जलियांवाला बाग नरसंहार किस वर्ष घटित हुआ? 1919 ईस्वी में। जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था? माइकल ओ डायर के द्वारा दिया गया था। किस त्योहार के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? बैसाखी के दिन हुआ था। बैसाखी के दिन पंजाब प्रांत के अमृतसर में स्वर्ण नदी मंदिर के निकट जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी बैसाखी के दिन को हुआ था। अभय असहयोग खिलाफत आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सी घटना उसके घटित होने के वर्ष से सुमेलित है? तो इसमें आपका 1922 जो है वो चौरा चौरी कांड के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय स्तर पर असहयोग आंदोलन को रोक दिया। ये 1919 होना चाहिए था। बी आर अम्बेडकर दलितों को डिप्रेस क्लास जो बोले थे 1930 ईस्वी में बोले थे।
और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज के लिए जो कब 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में। भारत के कुछ शैक्षणिक संस्थान महात्मा गांधी के अंग्रेजों के साथ असहयोग के आह्वान की प्रतिक्रिया स्वरूप स्थापित किए गए थे। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान उनमें से एक नहीं है? तो ये श्रीरामपुर कॉलेज जो है उसमें से नहीं है। बाकी जामिया मिलिया, काशी और गुजरात ये जो है स्थापित किया गया था। ऐतिहासिक स्थान चौराचौरी किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। चौराचौरी किस वर्ष हुआ था? 1922 में हुआ था। फरवरी 1922 में किस घटना ने महात्मा गांधी को अपना असहयोग आंदोलन समाप्त करने के लिए प्रेरित किया था? चौराचौरी कांड जो था। असहयोग और खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था? असहयोग और खिलाफत आंदोलन जो है 1920 ईस्वी में शुरू हुआ था। उसमें जो बातचीत का विषय था जलियांवाला बाग हत्याकांड, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के साथ असंतोष, रॉलेट एक्ट, खिलाफत आंदोलन। कांग्रेस ने दिसंबर 1920 में अपने डैश में आयोजित हुए अधिवेशन के दौरान असहयोग आंदोलन को अंगीकृत किया था। नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने दिसंबर 1920 में अपने नागपुर अधिवेशन में आयोजित अधिवेशन में के दौरान असहयोग आंदोलन को अंगीकृत किया था। असहयोग आंदोलन के दौरान चौराचौरी की घटना उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुई थी? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में। चौराचौरी की घटना जो है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में 1922 ईस्वी में हुआ था। देश की हिंसक घटना के बाद गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। चौराचौरी कांड के बाद महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन कब से अब कब तक चलाया गया? तो महात्मा गांधी के नेतृत्व 1920 से 1922 ईस्वी तक चलाया गया। 1 अगस्त 1920 से लेकर फरवरी 1922। अखिल भारतीय खिलाफत समिति में जब यह घोषणा करते हुए यह एक प्रस्ताव पारित किया गया कि किसी भी मुसलमान को ब्रिटिश भारतीय सेना में सेवा प्रदान नहीं करना चाहिए। ये जुलाई 1921 ईस्वी में भारतीय खिलाफत समिति। निम्नलिखित में से क्या असहयोग और खिलाफत आंदोलन का परिणाम था? असहयोग और खिलाफत आंदोलन का परिणाम था मजदूर वर्ग कई छोटे छोटे शहरों में हड़ताल पर चला गया था। असहयोग और खिलाफत आंदोलन का परिणाम यह निकला कि मजदूर कई छोटे छोटे शहरों में हड़ताल पर चला गया था। हजारों छात्रों ने सरकार द्वारा स्थापित स्कूलों और कॉलेजों को छोड़ दिया तथा महिलाओं ने बड़ी संख्या में आंदोलन में भाग लिया था। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत देश में हुई थी। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत जो है तुर्की में हुई थी। अली बंधु, शौकत अली और मोहम्मद अली द्वारा भारत में किस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था? अली बंधु द्वारा जो है खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। 1920 ईस्वी में किस आंदोलन को असहयोग आंदोलन के साथ जोड़ा गया था? खिलाफत आंदोलन को 1922 ईस्वी में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन स्थगित करने का मुख्य कारण क्या था? 1922 ईस्वी में जो है वो उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा पुलिस स्टेशन में उग्र भीड़ द्वारा आग लगा दी गई थी। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व शौकत अली और मोहम्मद अली ने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? अली बंधु ने। खिलाफत आंदोलन 1924 की शुरुआत प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के पश्चात हुई। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की की हार के पश्चात ब्रिटेन ने तुर्की के प्रति कठोर नीति अपनाते हुए कई निर्णय लिए, जिसमें खलीफा का पद समाप्त करना एवं तुर्की का विभाजन करना शामिल था। सन 1919 में अली बंधुओं द्वारा अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया था, जिसने इस आंदोलन की शुरुआत की थी। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य तुर्की के खलीफा को पद को पुनः स्थापित करना तथा वहां धार्मिक क्षेत्रों के प्रतिबंधों को हटाना था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अल हिलाल और मोहम्मद अली ने कॉमरेड समाचार पत्रों में खिलाफत आंदोलन का प्रचार किया। आगे चलकर महात्मा गांधी जी के आंदोलन से जुड़ने के कारण आंदोलन लोकप्रिय और भी हो गया। 1920-22 में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? नेतृत्व जो है वो महात्मा गांधी ने ही किया था। 1922 ईस्वी में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लेने का मुख्य कारण क्या था? यही था, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लेने का मुख्य कारण भीड़ ने उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी।
चौरी चौरा कांड की घटना के परिणाम स्वरूप इसमें से किस आंदोलन को अचानक बंद कर दिया गया? ये असहयोग आंदोलन जो था उसको बंद कर दिया गया। निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था? खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व जो है शौकत अली ने ही किया था। शौकत अली ने ही खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। चौरा चौरी कांड का घटना के कारण किस आंदोलन को अचानक रोकना पड़ा? असहयोग आंदोलन को। उसके बाद भारत में खिलाफत आंदोलन के बारे में क्या सही है? भारत में खिलाफत आंदोलन के लिए यह सही है कि यह तुर्की के सुल्तान के समर्थन में एक आंदोलन था। भारत में खिलाफत आंदोलन के बारे में क्या सही है कि यह तुर्की के सुल्तान के समर्थन में एक आंदोलन था। भारत के खिलाफत आंदोलन के बारे में क्या सही है? भारत के खिलाफत आंदोलन के बारे में यह तुर्की सुल्तान के समर्थन में एक आंदोलन था, यह सही है। असहयोग आंदोलन के बाद महात्मा गांधी के मुकदमे की सुनवाई करने वाले न्यायाधीश का नाम क्या है? ये न्यायमूर्ति CN ब्रूमफील्ड। असहयोग आंदोलन के बाद महात्मा गांधी के मुकदमे की सुनवाई करने वाले न्यायाधीश जो हैं वो हैं CN ब्रूमफील्ड। भारत में असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? भारत में असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में शुरू हुआ। अब स्वराज पार्टी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी का गठन किया था 1923 ईस्वी में इलाहाबाद में। इनमें से कौन से स्वतंत्रता सेनानी मोतीलाल नेहरू के साथ स्वराज पार्टी के सह संस्थापक थे? स्वराज पार्टी के सह संस्थापक चित्तरंजन दास थे। चित्तरंजन दास जो थे वो मतलब मोतीलाल नेहरू के साथ जो है वक्त बिताने के पर्पज से रुके। इनमें से कौन सा स्वतंत्रता सेनानी मोतीलाल नेहरू के साथ स्वराज पार्टी का सह संस्थापक थे? चित्तरंजन दास हो गया। निम्नलिखित में से कौन 1923 में गठित स्वराज पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे? ये CR दास थे। CR दास, चित्तरंजन दास। उसके बाद है स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई? 1923 ईस्वी में हुई। भारतीय लोगों को के लिए अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्रता की मांग करने हेतु स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। गया में स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? 1923 ईस्वी में। मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापसी के लिए बहस करने हेतु कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? यही CR दास ने। CR दास ने। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? मोतीलाल नेहरू और CR दास थे। इसमें जो मोतीलाल नेहरू सचिव थे, देशबंधु चित्तरंजन दास जो अध्यक्ष थे, मदन मोहन मालवीय, विठल भाई पटेल। इनका उद्देश्य विधान परिषद का बहिष्कार न कर चुनाव में भाग लेना और निर्वाचित होकर विधान परिषद के अंदर सरकार से संघर्ष करना। असहयोग आंदोलन के वापसी से असंतुष्ट CR दास एवं पंडित मोतीलाल नेहरू 1 जनवरी 1923 में इलाहाबाद में स्वराज दल की स्थापना की। निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी के संस्थापकों में से एक थे? मोतीलाल नेहरू थे। महात्मा गांधी और उनके प्रारंभिक आंदोलन। गांधीवादी योजना 1944 को गांधीवादी आर्थिक सोच की भावना को अपनाते हुए डैश ने प्रतिपादित किया था? श्रीमन नारायण अग्रवाल ने प्रतिपादित किया था 1944 ईस्वी में। गांधीवादी मॉडल का मूल उद्देश्य जनता के भौतिक स्तर के साथ साथ सांस्कृतिक स्तर को ऊपर करना। महात्मा गांधी ने 1919 ईस्वी में किस अधिनियम के खिलाफ राष्ट्रव्यापी आंदोलन किया था? रॉलेट एक्ट के खिलाफ। निम्नलिखित में से किसने 1920 ईस्वी में अहमदाबाद से टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन मजदूर महासंघ की स्थापना की, जो भारत का सबसे पुराना कपड़ा श्रमिकों का संघ है? अनुसुईया साराभाई। नस्लीय भेदभाव के खिलाफ लड़ने के लिए नटाल इंडियन कांग्रेस के स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी। रंगभेद नीति का बर्ताव करते थे। वहाँ भारतीयों को पंजीकृत प्रमाण पत्र लेना जरूरी है, इसलिए कर देना पड़ता था कि यह इन्हीं नस्लीय भेदभाव के कारण गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में 1994 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी। गांधी जी ने दक्षिण में इंडियन ओपिनियन नामक अखबार निकाला। 1904 ईस्वी में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद महात्मा गांधी ने 1916 में किस विश्वविद्यालय में पहली बार सार्वजनिक तौर पर संबोधित किया? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में।
दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने के पश्चात महात्मा गांधी फरवरी 1916 में डैश के उद्घाटन के समय पहली बार सार्वजनिक रूप से आम जनता से रूबरू हुए थे। ये है आपका सी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, 1916 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। चंपारण आंदोलन इनमें से किसके विरोध में किया गया था? चंपारण आंदोलन जो है वो नील की जबरन खेती के विरोध में किया गया था। इनमें से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? बारदौली, सरदार वल्लभ भाई पटेल हुआ था। खेरा जिले के किसानों की सहायता के लिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का आयोजन किस वर्ष किया है? 1918 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन सा आश्रम महात्मा गांधी द्वारा स्थापित नहीं किया गया है? ये पवनार जो है आश्रम, सेवाग्राम, टॉल्स्टॉय फार्म, साबरमती, उनके द्वारा किया गया है। जबकि पवनार आश्रम की स्थापना आचार्य विनोबा भावे ने महाराष्ट्र की वर्धा जिले के पवनार नामक गांव में किया है, जो मीराबाई की तरह अपने को साध्वी जीवन में रखना चाहती थी। विनोबा भावे भूदान आंदोलन के प्रणेता थे। 1909 में महात्मा गांधी द्वारा लिखित उस पुस्तक का नाम बताइए जिसमें यह लिखा था कि यदि भारतीय उनका सहयोग न करें तो ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। हिंद स्वराज, हिंद स्वराज नामक पुस्तक में लिखा था उन्होंने। इनमें से दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर प्रथम श्रेणी का डब्बा छोड़ने से मना करने पर गांधी जी को रेलगाड़ी से बाहर फेंक दिया था? गांधी जी को बाहर जो कर दिया गया था वो आपको पीटर मैरिट्सबर्ग से, मतलब फर्स्ट क्लास का जो डब्बा नहीं छोड़ने के कारण उनको उतार दिया गया था। कि कौन सा आंदोलन शांति की दृष्टि से नकारात्मक था किंतु प्रभाव की दृष्टि से पर्याप्त सकारात्मक था? असहयोग आंदोलन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असहयोग आंदोलन से संबंधित नहीं है? असहयोग आंदोलन से संबंधित नमक मार्च है, नागरिक सेवा का बहिष्कार है, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले उपाधियों समर्पण। 1905 में महात्मा गांधी डैश से अस्थायी रूप से भारत के लौटे थे। दक्षिण अफ्रीका से अस्थायी रूप से भारत लौटे थे। किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी भारत वापस आए थे? दक्षिण अफ्रीका से भारत जो आए थे 1915 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किसने टिप्पणी की थी कि दक्षिण अफ्रीका से ने महात्मा को बनाया था? निम्नलिखित में से किसने टिप्पणी की थी कि दक्षिण अफ्रीका ने महात्मा को बनाया था? ये चंद्रन देवनेशन ने कहा था। महात्मा गांधी ने राजनीति में किसको अपना गुरु माना है? महात्मा गांधी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना गुरु माना है। महात्मा गांधी कौन से व्यक्ति को अपना राजनीति गुरु या उपदेशक मान सकते हैं? महात्मा गांधी जो उनका राजनीतिक गुरु या उपदेशक उनका जो है वो गोपाल कृष्ण गोखले को माना जा सकता है। गांधी जी ने चंपारण नामक एक छोटे से गांव में सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। चंपारण वर्तमान में कौन सा भारतीय राज्य में स्थित है? बिहार में स्थित है। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल को शस्त्र के प्रयोग की तरह प्रयोग किया? वो है अहमदाबाद हड़ताल 1918। अहमदाबाद हड़ताल 1918। स्वतंत्रता संघर्ष के समय असहयोग आंदोलन की परिकल्पना में यह शामिल नहीं हुआ था। क्या शामिल नहीं हुआ था? मशहूर हिंसा शामिल नहीं हुआ था स्वतंत्रता संग्राम के दौरान असहयोग आंदोलन के समय में। वर्ष 1920 एवं 1922 के बीच गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस सकारात्मक कार्यक्रम का अंश नहीं था? विदेशी वस्तुओं की खरीदी। डैश भारत में महात्मा गांधी का पहला सफल सत्याग्रह है, वो चंपारण आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने गांधी को ब्रिटिश भारत की यात्रा करने एवं वहाँ के भूमि और लोगों के बारे में जानने की सलाह दी थी? गोपाल कृष्ण गोखले को दी थी ऐसा। चंपारण सत्याग्रह इनमें से किससे संबंधित है? चंपारण सत्याग्रह जो है इनमें से नील की खेती से संबंधित है। बिहार का चंपारण महात्मा गांधी द्वारा वर्ष डैश में एक सत्याग्रह का साक्षी था 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी के रूप में। निम्नलिखित में से कौन से आंदोलन नील का बवाल कृषि से संबंधित है? चंपारण सत्याग्रह। महात्मा गांधी डैश में चंपारण आए थे। महात्मा गांधी जो है 1917 ईस्वी में चंपारण आए थे। 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी चंपारण आए थे। नील की बलात् कृषि के
खिलाफ महात्मा गांधी द्वारा प्रेरित प्रमुख विद्रोह का नाम बताइए। वो चंपारण सत्याग्रह है। चंपारण सत्याग्रह। किस शहर में गांधी जी को चंपारण की समस्याओं के बारे में सूचित किया गया और वहां आने के लिए आमंत्रित किया गया? 1916 में अंबिकाचरण मजूमदार की अध्यक्षता में लखनऊ में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन पूरा हुआ, जिसमें गांधी जी भी उपस्थित थे। गांधी जी की मुलाकात चंपारण के एक अन्य राजकुमार शुक्ल से हुई। राजकुमार ने उन्हें चंपारण आने का निमंत्रण दे दिया। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने 1917 में महात्मा गांधी को चंपारण लाने में अहम भूमिका निभाई थी। ये आपका राजकुमार शुक्ल हो जाएंगे। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? दक्षिण अफ्रीका से भारत जो है वो जनवरी 1915 में लौटे। सविनय अवज्ञा आंदोलन। बंगाल में डैश ने अखिल भारतीय सविनय अवज्ञा आंदोलन का गठन किया है? वो जेएम सेन गुप्ता हो जाएगा। जेएम सेन गुप्ता। निम्नलिखित में से किस आंदोलन को नमक सत्याग्रह के नाम से भी जोड़ा जाता है? सविनय अवज्ञा आंदोलन को। उसके बाद 1930 ईस्वी में नमक उत्पादन पर ब्रिटिश एकाधिकार के खिलाफ इनमें से कौन सा अहिंसक विरोध किया गया है था? दांडी यात्रा। महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया था। दांडी गुजरात के किस जिले से है? दांडी गुजरात के नवसारी जिले से है। निम्नलिखित में से किस आंदोलन का आरंभ दांडी यात्रा में हुआ था? दांडी यात्रा में आरंभ हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन का। इनमें से कौन सी कार्रवाई सविनय अवज्ञा आंदोलन के शुरू होने की वजह बनी थी? दांडी यात्रा। दांडी मार्च। गुजरात में नमक के खदानों तक लगभग डैश मील पैदल यात्रा करनी थी। 240 मील की पैदल यात्रा करनी थी। नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार का विरोध करने के लिए गांधी जी ने किस वर्ष में समुद्र तक दांडी मार्च शुरू किया गया है? तो 1930 ईस्वी में। नमक आंदोलन साल्ट मार्च कम से कम 3 कारणों का उल्लेखनीय था। निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं है? ये जो है किस तारीख को सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है, ये नमक आंदोलन कम से कम 3 कारणों से उल्लेखनीय था। निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से नहीं है? ये आपका हो जाएगा आंसर बी है। भारत की युवा आबादी स्कूलों में जाने लगी, ये वाला आंसर नहीं होगा उसमें। उसके बाद है कि दांडी यात्रा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? दांडी यात्रा के समय में कि स्वयंसेवक प्रतिदिन 25 मील की यात्रा करते थे, ये सही नहीं है। 78 स्वयंसेवकों के साथ शुरू किया था, ये सही है। नेतृत्व महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था और 24 दिवस तक चली, वो सही है। निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को नमक आंदोलन को केवल पुरुषों तक ही सीमित न रखने की राजी कर लिया था? कमला देवी चट्टोपाध्याय ने उन्हें राजी कर लिया था कि सिर्फ पुरुषों तक ही इसे सीमित न रखा जाए। ब्रिटिश के नमक एकाधिकार के खिलाफ महात्मा गांधी द्वारा आयोजित अहिंसक विरोध दांडी यात्रा को समाप्त हो गई थी। कब समाप्त हुई थी? ये 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। 12 मार्च 30 से प्रारंभ हुआ और 6 अप्रैल 30 को खत्म हो गया। 24 दिन की लंबी यात्रा, 78 अनुयायी था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने नागरिक अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था, जो डैश के साथ शुरू हुआ था, वो दांडी मार्च के साथ शुरू हुआ था। किस तारीख को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 को प्रारंभ किया गया था। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रथम चरण के तहत नमक सत्याग्रह की महात्मा गांधी के नेतृत्व में मैराथन मार्च किस स्थान से शुरुआत हुई थी? साबरमती। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन
कब शुरू किया था? 1930 ईस्वी में शुरू किया था। दांडी नमक सत्याग्रह किस वर्ष प्रारंभ हुआ? दांडी नमक सत्याग्रह 1930 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। दांडी नमक सत्याग्रह 1929 के सविनय अवज्ञा आंदोलन का उद्देश्य क्या था? 1929 के सविनय अवज्ञा आंदोलन का उद्देश्य जो है वो ब्रिटिश सरकार के आदेशों की संपूर्ण अवज्ञा। 1930 में महात्मा गांधी ने डैश के विरुद्ध दांडी यात्रा का आयोजन किया था। नमक पर लगाए गए कर के विरुद्ध किया था। तमिलनाडु में हुए नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सी राजगोपालाचारी ने किया था। महात्मा गांधी द्वारा नमक सत्याग्रह वर्ष डैश में शुरू किया गया था? 1930 ईस्वी में शुरू किया गया था। साबरमती आश्रम से प्रारंभ किया गया था। गांधी जी के गिरफ्तार होने के बाद धरासना साल्ट वर्क्स पर हमला करने हेतु की गई यात्रा का नेतृत्व किसने किया था? अब्बास तैयब जी ने। अब्बास तैयब जी ने धरासना साल्ट वर्क्स पर हमला करने की गई यात्रा का नेतृत्व किसने किया था? अब्बास तैयब जी ने। साइमन कमीशन के बारे में है। साइमन क्लेमेंट एटली जो बाद में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने के डैश के सदस्य के रूप में भारत आए थे। साइमन कमीशन के रूप में भारत आए थे। क्लेमेंट एटली जो है वो भारत के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने थे। साइमन कमीशन कब भारत आया था? साइमन कमीशन 1928 ईस्वी में भारत आया था। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन मुंबई पहुंचा। उस दिन देशव्यापी हड़ताल आयोजित की गई थी और साइमन वापस जाओ के नारे लगाए गए। निम्नलिखित में से कौन साइमन कमीशन का सदस्य नहीं था? ये जेम्स ए स्कॉट, हैरी लेवी लॉसन और जॉन साइमन जो हैं और क्लेमेंट एटली ये सब इसके सदस्य हैं। जेम्स ए स्कॉट इसका सदस्य नहीं है। साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण जो था वो इस आयोग के सभी सदस्य ब्रिटिश थे। इस आयोग के सभी सदस्य जो थे वो ब्रिटिश थे। किस वर्ष में ब्रिटिश सरकार द्वारा 7 ब्रिटिश संसद सदस्यों के समूह साइमन कमीशन का गठन किया गया था? गठन जो है 27 में किया गया था, 8 नवंबर 1927 को ब्रिटिश सरकार द्वारा साइमन कमीशन का गठन किया गया था। साइमन आयोग का 1927 में बहिष्कार क्यों किया गया था? क्योंकि आयोग में कोई भारतीय मूल का सदस्य नहीं था, इस वजह से इसका बहिष्कार किया गया था। साइमन कमीशन में कितने भारतीय सदस्य थे? 0। लाला लाजपत राय की मृत्यु ब्रिटिश सरकार के किस निर्णय का विरोध करते हुए थे? लाला लाजपत राय का जो है वो साइमन कमीशन वाला का ही विरोध करते हुए हुई थी। गांधी इरविन समझौता गोलमेज के बारे में हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बात मार्च 1931 में हस्ताक्षरित गांधी इरविन समझौते में उल्लेखित थी? ये बोल रहा है कि कौन सा है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लिया जाएगा, ये बात उसके समय था। देखिए कंडीशन में क्या क्या था। सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया जाएगा। कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। कांग्रेस ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार नहीं करेगी। पुलिस द्वारा की गई बर्बरता की जांच की मांग को छोड़ दी जाएगी। गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए? गांधी इरविन समझौते पर 1931 ईस्वी में हस्ताक्षर हुए। इनमें से किस भारतीय महिला ने गांधी जी के साथ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? गांधी जी के साथ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाली पहली महिला सरोजनी नायडू थी। दूसरा भारतीय गोलमेज सम्मेलन कब प्रारंभ हुआ? दूसरा भारतीय गोलमेज सम्मेलन सितंबर 1931 ईस्वी में। दूसरा भारतीय गोलमेज सम्मेलन जो है सितंबर 1931 में शुरू हुआ। लंदन में संपन्न हुए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? कांग्रेस का प्रतिनिधित्व महात्मा गांधी ने किया था। निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम से पहले गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से पहले 1931 ईस्वी में, मार्च 1931 ईस्वी के पहले राजनीतिक समझौता कर लिया गया। लंदन में आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान जो है वो रैमजे मैकडोनाल्ड थे। रैमजे मैकडोनाल्ड। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब शुरू हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 ईस्वी में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब शुरू हुआ था? नवंबर 1930 ईस्वी में।
महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन को लिखे अपने पत्र में कितने मांगे की थी, जिनमें कुछ को गांधी इरविन समझौता के रूप में स्वीकार कर लिया गया था। 11 मांगे की थी। अब पूना पैक्ट के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था को क्या कहते थे, किसके तहत सीटों के आरक्षण से बदल दिया जाना था, ये पूना समझौता के तहत। पूना पैक्ट महात्मा गांधी और डैश के बीच हुआ है, BR अम्बेडकर के बीच हुआ है। पूना पैक्ट का संबंध किससे है? पूना पैक्ट का संबंध जो है पिछड़े वर्गों के लिए चुनावी सीटों को आरक्षण करना, पूना पैक्ट का जो था। पूना समझौता कब हस्ताक्षरित किया गया? तो पूना समझौता जो है वो 1932 ईस्वी में हस्ताक्षर किया गया। किस वर्ष पूना समझौता पर हस्ताक्षर किए गए? 1932 ईस्वी में। पूना समझौते पर किस ने हस्ताक्षर किए थे? पूना पैक्ट पर MK गांधी और BR अम्बेडकर ने हस्ताक्षर किए थे। 1932 का पूना पैक्ट समझौता महात्मा गांधी और इनमें से किस नेता के बीच हुआ था? BR अम्बेडकर के बीच हुआ था। तो इस तरह से इस वीडियो में आज हम लोग यहाँ तक करते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट वाला है वो हम लोग दूसरे आने वाले वीडियो में करेंगे। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि कहाँ तक हमारा ख़त्म हो गया चैप्टर। अगर हम बात करें तो हमने आज जो पढ़ा है मॉडर्न में, रॉलेट एक्ट पढ़ लिया हमने आज, जलियांवाला कांड पढ़ लिया, असहयोग पढ़ लिया, स्वराज पार्टी, महात्मा गांधी उनके प्रारंभिक सविनय अवज्ञा आंदोलन, साइमन कमीशन, गांधी इरविन समझौता और पूना पैक्ट तक हम लोगों ने आज कर लिया है। आप लोगों से यही अनुरोध है कि आप अच्छे से सुनिए इसको, और या देखना चाहते हैं तो देखिए, और आपका रेलवे से संबंधित सारे सवाल सॉल्व होंगे, ये हमारा अपना वादा है। आप लोग लगातार जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, और रेलवे का जो एग्जामिनेशन होगा ना उसमें इतना स्कोर कर दीजिए कि आपका चयन पक्का हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।